हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो राम राम सभी भाइयों को। तो कैसे हो सभी भाई। तो भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे जो कल आपका DDSO का एग्ज़ाम हुआ था। कल 26 सितंबर सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसको एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों आपको बताएंगे कि जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, उनको बताएंगे उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, पैटर्न कैसा रहा, और सभी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर जब मैं बात करूं मैथ की, तो दोस्तों मैथ में आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के थे दोस्तों। मतलब दोस्तों आधा आधा ही तक। अरिथमेटिक के भी दोस्तों 13-14 क्वेश्चन, और एडवांस के आपके 12 से 13 क्वेश्चन। और एडवांस में मैं दोस्तों बात करूँ, मेंसुरेशन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अलजेब्रा से दोस्तों आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। मैं बात करूं ज्योमेट्री से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री से आपका कोई क्वेश्चन नहीं था। अब दोस्तों मैं बात करूं अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक में दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से आपका एक क्वेश्चन था, डिस्काउंट से भी क्वेश्चन था आपका, पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, परसेंटेज से क्वेश्चन था, रेशो से भी क्वेश्चन था। तो दोस्तों मैथ में जो मेन चैप्टर थे दोस्तों, जो एडवांस मैथ की बात करूँ, तो मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ज्योमेट्री में से भर भर के क्वेश्चन थे। इन्हीं 3 चैप्टर में से कम 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, फॉर्मूला और थ्योरम बेस ही थे। तो दोस्तों मैं अरिथमेटिक की बात करूँ तो अरिथमेटिक में आपके प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। और दोस्तों एडवाइस मेरी ये है कि आप मेंसुरेशन और अलजेब्रा, ज्योमेट्री को एक बार अच्छी तरह से कर लेना, मतलब फॉर्मूले और जो आपकी थ्योरम है उन्हें रिवाइज करके चले जाना अच्छे से। तो आपके काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे मैथ में। अब हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में बिल्कुल जैसे मतलब SSC CGL में CHL में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सेम थे, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था। वही SSC पैटर्न था, मैथ का भी बिल्कुल SSC पैटर्न था और आपका रीजनिंग का भी SSC पैटर्न था। तो रीजनिंग में मैं इतना आपको नहीं बता सकता। रीजनिंग में मतलब लगभग जो आती है सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, आकृति वाले आते हैं, मतलब सभी क्वेश्चन थे, आसान थी रीजनिंग, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। दोस्तों मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपकी मॉडरेट थी। इंग्लिश में क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। मैं बात करूँ इंग्लिश में क्वेश्चन क्या आए थे, तो एक तो आपका पैसेज आया था, 5 नंबर का पैसेज था, उसमें टाइटल पूछा था। और मतलब मैं टाइटल इसलिए बता रहा हूँ कि आप टाइटल की प्रैक्टिस कर ले एक बार टाइटल। और उसमें थीम पूछा था इन्फ्रेंस की, सेंट्रल इन्फ्रेंस क्या है इसका। तो इस तरह के मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक तो सेंट्रल जो थीम होती है, टाइटल होता है, और मतलब जो पैसेज में ये चीज़ होती है, मेनली आप इन चीज़ों को करके चले जाए कि टाइटल कैसे निकालते हैं, थीम कैसे निकालते हैं, मतलब कैसे पता करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक पैसेज था और एक क्लोज टेस्ट भी था, उसमें 3 क्वेश्चन थे। पैसेज में 5 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट में 3 क्वेश्चन थे। और पैसेज भी मॉडरेट था और क्लोज टेस्ट भी मॉडरेट थी। और आपके 4 से 5 पैराजम्बल थे, और पैराजम्बल कोई भी आसान नहीं था, सभी पैराजम्बल मुझे तो मॉडरेट लगे। मैं बात करूं आपके कम से कम 6-7 फिलर थे, और उन्हीं फिलर में आपके मतलब सिनोनियम पूछ रखे थे, एंटोनियम पूछ रखे थे, और उन्हीं में से ही आपके मतलब ईडियम पूछ रखे थे कि आपका एक सेंटेंस दे दिया और ब्रैकेट में एक वर्ड कर दिया और पूछ लिया कि इसका मतलब अप्रोप्रिएट ईडियम क्या होगा, वन वर्ड क्या होगा। तो मैं बात करूँ सिनोनियम की, सिनोनियम क्या क्या थे, तो एक सिनोनियम आया था आपका टर्पिट्यूड का सिनोनियम बताना था आपको। एक था मिडल का आपको एंटोनियम बताना था। एक क्वेश्चन जो आपका था वो था दोस्तों, मेरे याद नहीं आ रहा, तो जाओ मैं एक बार कॉपी में से देख के बताता हूँ, मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं। एक आपका टेपिड पूछा था, टेपिड का सिनोनियम पूछा था। एक कंपोजर पूछा था, कंपोजर का भी कंपोजर का आपसे एंटोनियम पूछा था। एक पैसेज में आपके मतलब सिनोनियम एंटोनियम पूछ रखा था, मेरे याद नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों हाँ, एक बात और बता दूं, जो ये इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश में नरेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, न वॉइस से एक भी क्वेश्चन था। तो दोस्तों मेनली जो क्वेश्चन थे पैराजम्बल से, पैसेज से, क्लोज टेस्ट से और फिलर ही पूछे थे। वो क्या है, आपकी इजी टू मॉडरेट थी, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन जो ग्रामर थी वो मॉडरेट थी, मुझे तो मॉडरेट लगी। तो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाना। अब हम बात करें, अब दोस्तों आपका अगर जो किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट रह जाए या आपको कोई डाउट लगता हो तो आप कमेंट में पूछ लिएगा। अब दोस्तों हम बात करें जीएस की,
तो जीएस दोस्तों काफ़ी आसान थी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। अब मैं बात करूँ जो ज़्यादातर मेनली जीएस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वे स्टैटिक जीके में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। स्टैटिक जीके में से आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से ही थे। अब मैं बात करूँ करंट से कितने क्वेश्चन थे, तो दोस्तों करंट से आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 तो आपकी सीम्स पूछी गई थी, ये जो योजनाएं होती है केंद्र की और राज्य की योजनाएं। एक तो ऐसी था कि प्रेग्नेंट लेडी होता है और जो मतलब उसका बच्चा होता है उससे उसके पोषण से संबंधित एक योजना पूछी गई थी। और एक योजना इस तरह से पूछी गई थी कि उसमें दे रखा था कि 7 साल किसी योजना को पूरी हो चुके हैं, तो 4 ऑप्शन दे दिए थे, तो 2 योजना होगी। और करंट से एक क्वेश्चन पूछा था सौराष्ट्र ट्रॉफी किसने जीती, उसमें ऑप्शन इस तरह से दे रखे थे, उन्होंने राज्य के नाम ना दे के क्षेत्र दे रखे थे कि पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। और एक करंट में से आपका सूचकांक में से क्वेश्चन पूछ रखा था कि विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन ये करंट के हो गए, एक क्वेश्चन और था मेरे याद नहीं आ रहा। अब मैं बात करूँ स्टैटिक जीके में, तो आपके आर्ट एंड कल्चर में से 2 क्वेश्चन थे, 2 फेस्टिवल आए थे और दोनों आसान थे। एक तो आया था हेमिस महोत्सव और आपका एक आया था हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। एक तो हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है और एक हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। आर्ट एंड कल्चर में से यही 2 क्वेश्चन थे। अब मैं बात करूँ ज्योग्राफी में से, तो ज्योग्राफी में से एक क्वेश्चन आया था नदी में से कि दक्षिण भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो आपको पता ही होगा गोदावरी को कहा जाता है। अब मैं बात करूँ हिस्ट्री से आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन तो यह आया था कि जो आपका वृहदेश्वर मंदिर है और ऐरातेश्वर मंदिर है किनके शासनकाल में बना था। ऑप्शन में था चोल वंश, काकतीय वंश, मतलब किस वंश के साथ कौन से वंश वालों ने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आपका मुगल एम्पायर से कोई क्वेश्चन नहीं था, बौद्ध एम्पायर मतलब ये है मौर्य एम्पायर, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था, बस ये जो वंश का क्वेश्चन बताया मैंने एक था। मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि पहला स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। उसमें ऑप्शन था इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह, इस तरह से ऑप्शन थे। और मैं बात करूं आपके हिस्ट्री से हो गए, आर्ट एंड कल्चर से हो गए, ज्योग्राफी से हो गए। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था कि हेराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, तो आप सभी को पता होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आय का जन्मदाता भारत में किसे कहा जाता था, तो आपको पता है मोरारजी देसाई को कहा जाता है। ऑप्शन काफ़ी इजी दे रखे थे, एलिमिनेट कर सकते थे आप अच्छी तरीके से। तो इसमें से यही 2 क्वेश्चन थे। अब मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन आया था कि जनगणना से 2 क्वेश्चन, जनगणना से एक जनगणना क्वेश्चन तो ये था कि सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है, बिहार की, आप सभी को पता होगा। एक क्वेश्चन था कि पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, आपको ये पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। मैं अभी आपको और कॉपी में से देख के बताता हूँ दोस्तों। एक पूछा था सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो आप सभी को पता होगा राजीव गांधी। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका जो करंट से मैं बता रहा था, एक क्वेश्चन था उपन्यास से पूछ रखा था कि जो मतलब आप ये मतलब राइटर जो उपन्यास लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो उसके लिए कौन सा मतलब पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको पता होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। एक क्वेश्चन करंट का था सौराष्ट्र ट्रॉफी किसने जीती है, सॉरी मैंने आपको बता दिया था अभी। साइंस से आपका कोई क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन विद्रोह से आया था, मेरे विद्रोह का नाम नहीं याद है अच्छी तरह से, उसमें बस उसका सन ही पूछा था कि कब हुआ था। एक क्वेश्चन आया था रविंद्रनाथ टैगोर को किस उपनाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता होगा विश्व गुरु, इस तरह से ही विश्व गुरु राजगुरु के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया। आपको जीके में एक बार आप स्कीम देख लेना जिनका आगे एग्जाम है। एक तो आप करंट में स्कीम देख लेना, जो मतलब ये इम्पोर्टेंट स्कीम है, कोई भी वीडियो देख लेना किसी की भी, तो स्कीम आ रही है हर एग्जाम में, 2 से 3 स्कीम आ रही है। करंट में आप और क्या देख सकते हो, आप करंट में देख लेना स्पोर्ट्स से रिलेटेड देख लेना, ट्रॉफी किसने जीती है, और आने वाले मतलब जो कि ओलंपिक कहाँ होगा, पैरालंपिक कहाँ होगा, मतलब इस तरह से जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है ये आप देख लेना। आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये देख लेना, आपके क्वेश्चन लग जाएंगे वो, और आपने जो पहले पढ़ रखा है बस वही। थोड़ी बहुत अगर जो आपको टाइम मिले तो फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, मेंसुरेशन के, ज्योमेट्री के थ्योरम रिवाइज कर लेना,
और अलजेब्रा के फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से काफ़ी भर भर के आ रहे हैं। मैंने बताया आपको 10 से 12 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर में से थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका वेटेज मैथ में कितना रहा। आपको रीजनिंग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा पैटर्न बिल्कुल एसएससी में आता है, जैसा आपने एग्जाम दिया होगा बिल्कुल सेम पैटर्न आ रहे हैं। बस मेरी आपसे सलाह ये है, जब आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करोगे तो आपको इंग्लिश में टाइम नहीं गंवाना है। मेरा इंग्लिश में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि इंग्लिश मॉडरेट आ रही है। क्योंकि मैं पहले जीके से स्टार्ट करता हूँ, फिर इंग्लिश करता हूँ, तो जीके तो मैंने 3 से 4 मिनट में निपटा दी थी, लेकिन इंग्लिश में मेरे काफ़ी टाइम लग गया था। इस वजह से मेरा मतलब मुझे मैथ में इतना टाइम नहीं मिल पाया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर जो आपको मैथ और रीजनिंग में आउट ऑफ आउट अटैम्प्ट करने हैं 50 में से 50, तो आप इंग्लिश को ज़्यादा टाइम नहीं टाइम देना इतना। मैनेजमेंट को करके चलना, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना। अब दोस्तों क्या करना है आपको, क्या नहीं करना, तो दोस्तों बहुत से के मन में डाउट होगा, क्योंकि वैकेंसी 125 ही है और फार्म कम से कम 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने भरा होगा है। तो सभी को दोस्तों ये उम्मीद थी 125 वैकेंसी है, 1000 रुपये फीस है, कोई फार्म नहीं भरेगा। लेकिन जब फार्म भर चुके थे और आपने देखा भी होगा कि 2 लाख फार्म भर चुके थे, तो फिर दोस्तों सोच रहे थे बहुत से कि अब एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि 125 वैकेंसी और 2 लाख फॉर्म। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे जिनका आगे एग्ज़ाम है कि एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं एग्ज़ाम किन्हें देना चाहिए। तो दोस्तों जिनकी तैयारी है अच्छी खासी, मतलब जिनका सब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मॉक में 150 से 160 नंबर आ रहे हैं परसिस्टेंट, मतलब कंटिन्यूसली इतने नंबर आ रहे हैं, तो उन्हें एग्ज़ाम बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी ईजी आ रहा है। बस इंग्लिश मॉडरेट आ रही है, बाकी सब आपका सब कुछ ईजी आ रहा है, बिल्कुल एसएससी पैटर्न पर है। तो किनको एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, तो जो बिगिनर है, जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और मॉक में भी उनके अच्छे खासे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उन्हें छोड़ देना चाहिए। और जिनका एग्ज़ाम काफ़ी दूर है और वे बिगिनर है, उन्हें भी एग्ज़ाम छोड़ देना चाहिए। जिनका मतलब नॉर्मल एवरेज भी है, तो उन्हें भी छोड़ देना चाहिए अगर जो दूर हो। और दोस्तों और आपकी इच्छा है, आपने 1000 रुपये बुक किया है, मैं कौन कहने वाला हूँ, मैं तो आपको सलाह दे सकता हूँ, आपकी इच्छा है, आपको देखाना है नहीं देखाना है। मैंने बता दिया दोस्तों एग्ज़ाम में आपको क्या ध्यान रखना है। इंग्लिश मॉडरेट आ रही है, इंग्लिश में टाइम बिल्कुल नहीं खपाना, टाइम टेकिंग वाली इंग्लिश है। PQRS पैराजम्बल ऐसे दे रखे हैं कि आपको उन्हें करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप पहले जो अटैम्प्ट करिएगा, पहले सिनोनियम एंटोनियम ये अटैम्प्ट करिएगा, वो क्या जितने याद करिए लगे, फिर फिलर करिएगा। PQRS को, पैराजम्बल को और पैसेज को इन्हें सबसे बाद में करिएगा। मेरी सलाह तो यह है कि आप इंग्लिश को ही सबसे बाद में करिएगा। आप पहले जीके करिएगा, फिर रीजनिंग करिएगा, फिर मैथ करिएगा और सबसे बाद में इंग्लिश करिएगा। क्योंकि अगर जो GS तो आपकी काफ़ी आसान ही है, 3 से 4 मिनट में कर लोगे। मैथ रीजनिंग भी आप लगभग 40 से 42 मिनट में कर लोगे, जिसकी काफ़ी अच्छी है। तो आपको लगभग आपके पास 15 मिनट इंग्लिश के लिए बच जाएगी। आप 15 मिनट में इंग्लिश कर देना, क्योंकि अगर जो इंग्लिश में आपने शुरू में ही टाइम लगा दिया, तो आप फिर मैथ और रीजनिंग में प्रेशर लोगे। उसका मतलब ये जो आपने इंग्लिश में समय ज़्यादा लिया है, उसका इम्पैक्ट आपको रीजनिंग और मैथ में देखने पड़ेगा, आपका पेपर बेकार हो जाएगा। तो मेरी सलाह है इंग्लिश को सबसे बाद में करिएगा। और जिसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है दोस्तों मैं कट ऑफ की बात करूं, जैसा कि मेरा एग्ज़ाम होता है, मैं कल के बेस पे कट ऑफ की बात करूंगा, आगे एग्ज़ाम हार्ड भी आ सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो OBC कट ऑफ जाएगी 160 से 170 के बीच रहेगी। जनरल की कट ऑफ की बात करूं 165 से 175 के बीच कट ऑफ। SC की बात करूं 150 से 160 कट ऑफ। और ST की बात करूं 145 से 155 के बीच कट ऑफ रहेगी आपकी। EWS की दोस्तों लगभग OBC के बराबर ही रहेगी, 2-3 नंबर ऊपर नीचे मान सकते हैं आप। तो दोस्तों आपका अगर जो कुछ डाउट रह गया है तो वीडियो में पूछ लीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।